मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति पांडे। मित्रों, हम लोग हर बार कुछ नए मुद्दे लेकर आते हैं, कुछ नए इशू लेकर आते हैं, कुछ नए विषय लेकर के आते हैं, लेकिन इस बार का जो विषय है कुछ अलग हट करके है। आप शायद उस मुद्दे पर बात भी खुलकर नहीं करना चाहते हैं और परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वह भी खुलकर के बात करना नहीं चाहते हैं। हम आज जो बात करने वाले हैं वह मुद्दा है, वो विषय है महिला सशक्ति यानी वुमेन एम्पावरमेंट का। और जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो हमारे मुंह पर ताले लग जाते हैं। अपनी घरों की महिलाओं को लेकर के हम चुप्पी साध देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने घरों की लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी ऐसे प्रयास किए हैं, जिन लोगों ने अपने घरों की लड़कियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उन घरों की लड़कियों ने पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया है। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, एक ऐसे ही एम्पावर्ड वुमेन से आपकी मुलाकात कराएंगे जो मूलतः कन्नौज जनपद की रहने वाली हैं और वर्षों से आप वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के काम कर रही हैं, चाहे वो पंचायत सशक्तिकरण की बात हो, चाहे उनके रोजगार की बात हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो या उनके स्वास्थ्य की बात है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कन्नौज जनपद की रहने वाली पंचायत ट्रेनर, स्टेट लेवल पंचायत ट्रेनर, नेशनल लेवल पंचायत ट्रेनर, आप कई जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, काव्या सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। काव्या जी नमस्ते। काव्या जी, मैं शुरुआत करूं आपके करियर के बारे में। आपने महिलाओं के लिए क्या किया है और किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से उठ करके किस तरीके से इस सेक्टर में आई, उसके बारे में उनकी दिलचस्पी रहती है। तो मैं चाहूँगा आप भी बताएं कि किस तरह के परिवार से आप बिलोंग करती हैं, संबंध रखती हैं और कितनी पढ़ाई की, और जहाँ लोग पढ़ाई करने के बाद अच्छी भारी भरकम सैलरी पर नौकरियों में जाने की सोचते हैं, बड़े पदों पर जाने की सोचते हैं, आपने सोशल सेक्टर का चयन किया जहां पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फील्ड में जाना पड़ता है, जंगलों के बीच में जाना पड़ता है, आदिवासियों के बीच में जाना पड़ता है और फिर उनके लिए हक और अधिकार की बात करनी पड़ती है। और खासकर उन लोगों के साथ कठिनाई आती है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझाने में कठिनाइयाँ होती हैं। इस सारा कुछ कैसे आपने किया, शुरुआत कैसे की? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं गांव से हूँ और जिसको कह सकते हैं ऐसा गांव जहाँ पे एक गांव वो होता है जो हम शहरों के बिल्कुल पास वाला गांव होता है, लेकिन मेरा जो गांव है वो बिल्कुल जिले के लास्ट बॉर्डर यानी हसेरन ब्लॉक पड़ता है, उसमें खरगपुर गाँव है। और मेरा जो बचपन बीता है वो राजस्थान कोटा में रहा है। मेरा ननिहाल है वहाँ और मैं बहुत एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, जिसको आप कह सकते हैं काम फैमिली जैसे हम सभी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं राजस्थान में पढ़ी और मैंने लगभग 8वीं क्लास तक मैं वहाँ, बचपन मेरा वहीं गुजरा। 8वीं तक पढ़ने के बाद मैं वापस यूपी आई और अपने कन्नौज में, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की अकेली बेटी हूँ, तो उनको लगा कि मेरे पास रहना चाहिए मेरा बच्चा, तो मैं रही और मैंने अपनी पढ़ाई की नॉर्मल अपने गवर्नमेंट स्कूल से। मैंने 12th किया, BA किया, MA किया, LLB भी किया। उसके बाद मैं लगातार प्रयास करती रही और मैंने कुछ उस समय जब 2015 की बात थी, मैं जब ये 2014 में स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा था, तो उस अभियान के तहत मैं 2015 में उस अभियान से जुड़ी। उस समय मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते समय मैंने सुना कि एक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है जो कि महिलाओं को लेकर ज्यादा फोकस कर रहा है, स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गांव में जो महिलाएं हैं बहुत ज्यादा, हम देखते थे कि वो खुले में शौच जाने का रिवाज है और अभी तक हम देख रहे हैं कि बरसों की प्रथा को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको लेकर मैंने एक प्रशिक्षण लिया, मैंने कन्नौज में ही प्रशिक्षण लिया। वो प्रशिक्षण मैंने सिर्फ एक नॉर्मल वे पे ले लिया था कि ठीक है चलता है, मैं कुछ जानूंगी, कुछ समझूंगी। पर वो प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसपे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान कहने के लिए तो आम बात हो गई है अब, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए जो महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को हम देखते थे कि क्योंकि एक तो कहते हैं कि इसका पेट का कोई समय नहीं है कि कब खराब हो जाए, कब कहाँ जाना पड़े। तो उस समय महिलाओं को देखा जाता था वो रात में भी जा रही हैं, दिन में भी जा रही हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, वो रोड की साइड में बैठ रही हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो भी निकलता था कभी तो
उनको उठने बैठने में दिक्कत होती थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन कभी कभी हमने ज़्यादातर केस भी देखे हैं कि जो महिलाओं के साथ छेड़खानी या बलात्कार ऐसी चीज़ें कुछ हुई हैं, घटनाएं जो रेप केस हुए हैं, तो वो ज़्यादातर खेतों में हुए हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा एक गंभीर मुद्दा था। ये लग रहा था कि इस विषय पे काम करना हर इंसान, मेरे लिए नहीं, हर व्यक्ति को उस पर काम करना चाहिए। स्वास्थ्य को हम देख सकते हैं कि बच्चों को आए टाइम बीमारियां होना, बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा होना, क्योंकि गरीब आदमी, एक आम व्यक्ति नॉर्मली इतना खर्च नहीं कर सकता जितना कि वो कमा नहीं पा रहा, उतना व्यय जा रहा है, उसमें खर्चा हो रहा है उसका बीमारी में। तो उस अभियान से मैं जुड़ी और मुझे उस अभियान से जुड़ के लगा कि मैं इससे हमेशा जुड़ना चाहूँगी। और मैंने अपनी, जो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी, मैंने वो पढ़ाई छोड़ी, मैंने पढ़ाना छोड़ा और मैंने टोटल फोकस इस पे करना शुरू किया। तब उस समय मैं एक स्वच्छाग्रही के पद पे काम किया और स्वच्छाग्रही के पद पे जब मैंने काम किया तो मैं पूरा टाइम, ये समझिए आप, रात मेरी घर पे रहती थी, बाकी मैं सुबह से लेके शाम तक, सुबह 4 बजे उठ के निगरानी समिति जो हम बनाते थे उन निगरानी समितियों के साथ काम करना, सुबह शाम फॉलो अप करना, लोगों को समझाना, एक गाँव जा जाके। तो जब हम गांव जा जाके लोगों को समझाते तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि अब ये प्रथाएं जो आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत पहले से चली हुई आ रही है प्रथाएं। तो मैंने कहा क्या हम एक कोशिश नहीं कर सकते? हो सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहीं जाते हैं, लोग देखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, दोपहर में जाना पड़ता है, खेतों में काम होता है, तो बहुत अपने आप को लगता है कि क्या करें। कुछ महिलाएं वास्तविक परेशान थी, जो मैं जब फील्ड पे गई तो मैंने बात किया लोगों से, मुझे ये लगा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनकी शर्त ये थी कि मैं शादी तब करूंगी जब आपके घर में शौचालय होगा। तो ये मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। मैंने वही उदाहरण उन और लोगों के सामने पेश किया कि ये भी आपकी गांव की महिलाएं हैं, आपने ये क्यों नहीं सोचा? क्योंकि महिलाओं की इज्जत की हम जो बात करते, जब हम अपने हम सारी चीज़ों का खर्चा कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हम घर बनवा लेते हैं, जैसी हमारी हैसियत होती है हम वैसा काम करते जाते हैं, पर टॉयलेट के लिए जब बनवाने की बात आती है तो हम गवर्नमेंट का इंतजार करते हैं कि सरकार आए और हमको टॉयलेट बनवाए। तो क्या वो हमारी ज़रूरत नहीं है? क्या हम उस पर काम नहीं करना चाहते? हमारी ज़रूरत है और हमें सबसे पहले उसी पे फोकस करना चाहिए, जो कि हुआ। बाद में 2017 में मैं राज्य प्रशिक्षक के तौर पे मुझे मेरा चयन हुआ, क्योंकि मैं जाके जो मैंने मतलब इस तरीके से कई गांव को ODF कराया, खुले में शौच से मुक्त कराया, जिसके लिए मुझे कई बार जिले में सम्मानित भी किया गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला कि मैं 2017 में कब राज्य प्रशिक्षक बन गई, और उसके तौर पे मैं अब अलग अलग जनपदों में जाके लोगों को प्रशिक्षण देती हूँ। स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके से मैं काफ़ी चीज़ों पे काम कर रही हूँ और अभी भी मैं लगातार काम पे ही लगी हुई हूँ। तो मेरा ये सफ़र जो है वो बहुत आसान नहीं रहा, क्योंकि मैं जहाँ गांव से हूँ और गांव की हकीकत आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गांव में एक लड़की को निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने शुरुआत किया था तो मेरे पापा, क्योंकि मुझे कभी अकेला कहीं छोड़े नहीं है, अगर मैं विद्यालय भी जाती थी, अपना स्कूल जाती थी, तो मुझे छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे। उनको लगता था कि ये माहौल नहीं है, मतलब एक गांव का माहौल सभी अच्छे से समझते हैं, एक लड़की के लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें कि लोगों की तरह तरह की बातों को सुनना पड़ता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मैं जब निकलती थी काफ़ी लोगों का रहता था कहने के लिए, अब ये काम करेगी, हमारे फैमिली में कोई लड़की नहीं निकली, अब ये काम करेगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे चाचा हैं, मेरी मम्मी हैं, उनका सपोर्ट बहुत मिला। और उनका कहना था क्यों नहीं कर सकती लड़की, क्या लड़की को लड़की की तरह हक नहीं है जीने का? क्या वो अपने मन से जा नहीं सकती, आ नहीं सकती? कब तक? तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जब मैं अब आज का वो दिन अगर देखा जाए तो आज जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, आज लोग मुझे मेरे ही जगह पे बोला जा रहा है कि बहुत अच्छी काम कर रही है लड़की। पापा कहीं जाते हैं उनको भी बोला जाता है कि आपकी बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया। तो मुझे बहुत गर्व होता है, मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली को होता है कि जिसको मैं रोक रहा था, पापा का कहना है जिसको मैं रोक रहा था, आज उसने इतना सब कुछ कर दिया कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग उसके नाम से मुझे पहचानते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है सब देख के। और आज फैमिली का भी जो और लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें कमेंट पास किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को कहा, तो आज वो चीज़ भी कह रहे हैं कि काश आप मेरी बेटी को भी लगवा लीजिए। मैं भी इस लाइन में लाना चाह रहा हूँ कि वो लड़कियों के लिए कुछ करे। आपने मुझे कहानी याद दिला दी। वो कहानी एक फिल्म आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, और पूरी कहानी आप मिलती जुलती है। मुझे लगता है जो स्क्रिप्ट राइटर था वो आपसे इंस्पायर्ड रहा होगा, क्योंकि उस फिल्म में भी सेम ऐसे ही हुआ था। अक्षय कुमार को एक जो एक्ट्रेस है उससे प्यार होता है और फिर
उसमें जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियों में क्या होता है कि पंडित जी कहते हैं जिस घर में हम तुलसी लगाते हैं उस घर में हम शौचालय बनवाएंगे, और फिर धीरे धीरे बदलाव की बयार आती है। और लोग उसमें भी आपने जो चीजें दिखाई कि खुले में लोटा लेकर जाते हैं, और मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स जो है जानबूझ करके उन महिलाओं के ऊपर फोकस कर दी जाती थी। तो निश्चित तौर पर, और सबसे अच्छी बात आपने कही कि वो महिलाएं जागरूक हुई और उन लोगों ने भी सवाल किए कि मुझे उन्हीं घरों में शादी करनी है जहाँ शौचालय है। तो निश्चित तौर पर ये महिलाओं के लिए बड़ी समस्या थी। उनके लिए जो बीमारियां, जो इन्फेक्शन होता है महिलाओं को खुले में शौच की वजह से होता है। तो एक अच्छा प्रयास रहा आपका। कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है महिलाओं का को जो कैंसर से मृत्यु होती है, उसमें बड़ा कारण जो है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो गर्भाशय का कैंसर होता है। तो इस पर आपने काम शुरू किया और खुल करके आप गाँव में जाती हैं, बात करती हैं, गार्जियन से बात करती हैं और उन लड़कियों से बात करती है जो कभी इस मुद्दे पर बोलना, जिन्होंने सीखा ही नहीं होगा। आज वो हाथों में पैड लेकर आपके साथ सैनिटरी पैड लेकर फोटो खिंचाती हैं, काली पन्नी में जो लेकर छुपा कर जाते हैं। तो इस सारी रूढ़ियों को तोड़ने का विचार कैसे आया और कैसे आपके काम इतने कठिन मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर आपने कैसे काम कर लेते हैं? मैंने इसकी जो शुरुआत की, आपने सही कहा कि बहुत कठिन मुद्दा है, इसको कह सकते हैं बहुत गंभीर भी मुद्दा है। तो इसको लेके मैंने जब अभी कोविड के समय मैंने इसकी शुरुआत किया और लगभग मुझे हो गया है 2 साल होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस समय, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अपना थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, तो उसकी वजह से उस समय मैं फ्री थी, मैं लड़कियों के बीच में बैठी, अपने ही गाँव में लोगों से बात किया। तो उनके सामने एक समस्या निकल के आई कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है महामारी को लेके, कि हम महामारी को लेके कैसे सैनिटरी पैड हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी समस्या जो है शर्म की, कि हमको शर्म आती है कि हम कैसे बात करें, कैसे पेरेंट्स को बोलें, शॉप पे जाएं तो हम कैसे जाएं, क्योंकि हमको लगता है हम उसको सामने वाले को बताएं कैसे। कुछ लोगों ने बोला, हमने चिट में लिख के दिया कि हमको ये चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, अभी तक जो आप करते आए हो वो क्या करते आए? तो उनका भी वही पहले की तरह जो लोग हमारे बोलते हैं कि सैनिटरी पैड की जगह हम कपड़ा यूज़ करते हैं। तो उनपे जब हम बात किए तो कपड़ा कैसा होता है, क्या होता है, ये उनको नहीं पता, बस वो यूज करते हैं, कोई भी कपड़ा हो उनको यूज करना है। तो उसको तोड़ने के लिए मुझे लगा कि अभी मैं इस पे काम कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेरी समस्या नहीं है, ये ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों की समस्या होगी, कितनी किशोरियों की समस्या होगी, कितनी महिलाओं की समस्या होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जो जनता है वो सबसे ज्यादा देखा जाए तो अगर हम गांव में ही देखते हैं, क्योंकि शहरों में इतने लोग जागरूक हैं कि वो जानते हैं कि सैनिटरी पैड क्या है, उसको कैसे प्रयोग करना है, सब कुछ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जिन गाँव में काम कर रही हूँ, अभी भी लगातार मेरा काम चल रहा है, कुछ गाँव उसमें से ऐसे हैं जहाँ लड़कियों ने अभी तक सैनिटरी पैड का नाम भी नहीं सुना। बाप रे, मतलब इतनी बड़ी समस्या अभी भी गांव में बनी हुई है। कुछ इतने पीछे गांव है जहां मैं जाती हूँ, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे गांव का पहले चयन करूं जहां पर लोग पहुंचने में भी उनको दिक्कत होती है। जी। आसपास काफी दूर तक गांव नहीं है। अब वो कहें तो किससे कहें, क्योंकि लड़कियों को एक ही हमेशा मुझे वाकया याद आ गया, वो आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने एक ईंट भट्टे पर जो काम करती हैं उन लोगों को एक जगह से डोनेशन मिला था, तो हम लोग सोचा ईंट भट्टों पर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं। जब हम लोग पैकेट लेकर गए तो लोग उसे ब्रेड का पैकेट समझ करके महिलाएं उसको मतलब टूट पड़े, बच्चे महिलाएं सारे लोग टूट पड़े और बाद में उनको बताना पड़ा। तो मतलब सेम आपकी तरह जो आपने किया, वास्तव में इतना प्रचार प्रसार टीवी पर, होर्डिंग्स, वॉल राइटिंग्स, सारी चीजें हो रही, लेकिन आज भी गांव तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो बहुत अच्छा आपने प्रयास किया कि ऐसे गांव का चयन किया जहां लोग इसके बारे में नहीं जानते और उसको आपने आगे बढ़ाया। मैं खुद ही लगातार जाके उन गांव में बात करती हूँ, उन लड़कियों से अकेले में बैठ के बात करती हूँ कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको बताती हूँ कि अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हो, अगर आपका सूती कपड़ा नहीं है, आप कोई भी कपड़ा उठा के यूज कर रहे हो, गंदा कपड़ा यूज कर रहे हो, तो आपके लिए दिक्कत है। क्योंकि हमको नहीं पता चलता, हम सबके लिए केयर करते हैं पर अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। जबकि सबसे चीज अगर देखा जाए, मैंने उनको उदाहरण भी दिया कि कभी कभी क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, क्योंकि हम जब साफ सफाई से नहीं रहते हैं या हम कभी ऊट पटांग कपड़ों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे तो इस वजह से हमको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो उनको जब बताया तो उन्होंने पहले तो, जब मैं फर्स्ट बार गई तो लोगों ने बड़ा हंसना शुरू किया, अरे दीदी ये कोई बात है, ये ऐसे आप क्यों बोल रहे हो।
मैंने फिर उनको कुछ मूवी दिखाया, मैंने उनको वीडियो के माध्यम से उनको बताया कि ये सारी चीजें उनको दिखाई कि क्या क्या हो सकता है जी। और आप मानेंगे अगले महीने जब मैं गई तो लोगों में इतना बदलाव देखना मुझे शुरू हो गया। मतलब स्टार्टिंग ये हो गया कि उनको ये लगा कि ये तो सच में गंभीर होता है। तो मैं जब जाती थी तो उनका बोलना था आप कुछ नया मुझे बताइए इसके विषय में, मैं नया जानना चाहती हूँ। तो लोग जुड़े और यहाँ तक कि मैंने कुछ डॉक्टर का भी सहारा लिया, जिससे वो जाके मेरे साथ, मैंने गवर्नमेंट डॉक्टर जो हैं उनसे बात किया। मैंने कहा आप भी थोड़ा सा एक बार देखा जाए, आपकी और भी और नई महिलाओं पे और किशोरियों पे फर्क पड़ेगा। तो चीज़ों में ऐसा दिखाई दिया। और आज लगभग मैं 9 गाँव में काम कर रही हूँ, जहाँ मैं टोटल किशोरियों के लेके काम कर रही हूँ। और आज बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है उन किशोरियों के साथ। आज वो खुद इतना जागरूक हैं। कई किशोरियां तो इस टाइप से हैं, अभी वो घर पे भी बोलना शुरू करती हैं। पहले वो फर्स्ट टाइम जब आई तो वो ढूंढती थी कि मैं पॉलिथीन में इसको लेके जाऊंगी घर, मैं सामने लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि पापा देखेंगे, भैया देखेंगे, क्या कहेंगे क्या है। फिर नेक्स्ट टाइम से उन्होंने खुद से ले जाना शुरू किया। मैंने कहा क्यों, अब शर्म कहाँ गई? तो नहीं दीदी, ये हमारा मुद्दा है और हमको इसको लेके जाना है। इसमें शर्म की बात नहीं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसी के लिए गंभीर नहीं होंगे, हम इसी को ये समझेंगे नहीं कि हमारे लिए कितनी जरूरतमंद चीज है, तो ये हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ने वाला है। तो इसको लेके जब उन्होंने घर पे, कुछ लोगों ने तो अपने जो मम्मी से भी नहीं, ये पापा से तो बात ही अलग है, माँ से तक बात नहीं करते थे इस विषय में। अगर पीरियड्स आया, दर्द हुआ, क्या करना चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपने आपस में ही जो फ्रेंड बता दें उनसे पूछना। कभी उन्होंने अपनी माँ से भी चर्चा नहीं की ये विषय में, क्यों, क्या होता है, कैसे होता है, ये अगर मुझे पेट में दर्द हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कभी नहीं जानने की कोशिश की। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कुछ उनकी हेल्प कर सकी। हेल्प का मतलब ये नहीं, मैं उनको सिर्फ बता सकी कि ये हमारे लिए कितना गंभीर मुद्दा है और हमें इस पे सोचना चाहिए और इसके लिए हमेशा लड़ना चाहिए कि हम आगे चल के कम से कम और लड़कियों तक ये चीजें पहुंचाएं, ये बातों को पहुंचाएं। ये शर्म की नहीं, ये बल्कि गर्व की बात है। आज अगर हम में से जितने भी पुरुष हों, महिलाएं हों, बेटियां हों, जो भी हो, अगर देखा जाए, अगर आज ये महामारी ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनको लगा कि सही बात है, हमारी पीढ़ी जो चल रही है आज उसी की वजह से चल रही है। अगर महामारी नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो इसमें शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात। मतलब आपने एक बड़े गंभीर मुद्दे को उठाया और जो चुप्पी थी उसको तोड़ने में कामयाब रही। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये जो आपने छोटी सी मुहिम शुरू की है पूरे देश में फैले और अभी भी इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम तभी इसको मूवमेंट बना सकते हैं जब कड़ी जुड़ती जाए। आपने उस कड़ी की शुरुआत कर दी है और आशा करते हैं कि ये कड़ी बढ़ती जाएगी और पूरा देश इससे जुड़ेगा। अगला मुद्दा, जो अगला सवाल है वो बहुत ही गंभीर है और मुझे लगता है कि गांव के विकास की जब बात करते हैं, आधी आबादी की जब बात करते हैं, तो उसमें पंचायत की जब बात करते हैं तो उसमें महिलाएं पीछे छूट जाती हैं। उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, महिलाएं प्रधान भी बनती हैं, मुखिया बनती हैं, उनको जिम्मेदारियां भी देती हैं। पिछले जो हमने 2 दशकों में देखा है, तमाम महिला प्रधान बने, उनको आरक्षण मिले, उनको अवसर मिले। लेकिन जब ब्लॉक स्तर पर मीटिंग होती है, जब सिग्नेचर करना होता है, जब ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के लोगों को जरूरत पड़ती है किसी प्रधान जी के सिग्नेचर की, तो मुहर लगाने के बाद जो मुहर लगती है वो भी उनके हस्बैंड लगाते हैं, ससुर लगाते हैं, और सिग्नेचर भी ससुर करते हैं बैंक को छोड़ करके। अगर बैंक में सिग्नेचर ना करना हो, और कई जगहों तो ऐसा भी हो जाता हो, चूंकि बैंक का मामला उस पर हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बैंक को छोड़ करके सभी जगहों पर महिला प्रधान होने के बावजूद सिग्नेचर का काम उनके घर का पुरुष ही करता रहा है। आप ट्रेनिंग से जुड़ी हैं, एम्पावरमेंट पर जुड़ी हैं, और चूंकि इस समय आप ऑफलाइन ट्रेनिंग देती थी, मतलब हॉल में उनके साथ पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग देती थी। आज कोविड है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हैं। बदलाव कितना आप देखने को पा रही हैं कि पंचायत में महिलाओं की भूमिका कितनी बड़ी है, वो कितना आगे आ पाई है, कितना बदलाव आया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसा आपने भी बताया अभी कि जो हम प्रधानों की बात करते हैं या हम वार्ड मेंबर की बात करते हैं, जो महिला होती है, क्योंकि वही चीज़ है कि हम ग्राम पंचायत में, गांव में हैं और महिलाओं को निकलने की अनुमति नहीं है। लेकिन बात जब आती है, एक मुद्दा आता है कि जब आप इलेक्शन की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि हमको ग्राम प्रधान बनना है, वार्ड मेंबर बनना है, या जब भी आपको देखा जाए कि आपको आरक्षण का बताया जाता है कि आपको महिलाओं के लिए आरक्षण है,
लेकिन फिर भी महिलाओं के आरक्षण है, महिलाओं की सीट भी होती है। आप देखते हैं कि काफी जगह से महिलाएं इलेक्शन में आती है, लेकिन उसके बाद का क्या होता है? मतलब अगर एक लड़की, एक महिला, उस हक के लिए ये आरक्षण बनाया गया कि आरक्षण आपको दिया जा रहा है, आपको आरक्षण देने के बाद आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का जो है सबसे बड़ा, मैंने एक चीज नोट किया है कि आप उनको लाना तो चाह रहे हैं कि आप, हाँ, कि हमारी महिला प्रधान की अगर बात करें तो आप तुरंत अपनी महिला को निकाल के लाते हैं, ये हमारी महिला है, ये प्रधान का मतलब प्रधान बनने के लिए प्रधान बनना चाह रही है। तो लेकिन आप जब बात की बात करते हैं तो आप उनको घरों में बैठा देते हैं। घरों में बैठाने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ वो इतना घूंघट मार के रहे, अंदर रहे, तो आप उसको क्यों इतना निकाल के लाते हैं? आपने पढ़ाया क्यों? आप अगर पहली बात हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, आज हम देख रहे हैं, पहले का समय था कि हमको कहीं भी लड़कियां दिखती नहीं थी, बहुत कम, एक दो मात्रा में अगर मुझे दिख जाए, मुझे क्या आप सबने देखा होगा, अब धीरे धीरे जो है चेंज आना शुरू हो रहा है। चलिए, इतनी सारी बातें कर रही हैं, बदलाव क्या आ रहा है? चूंकि महिलाओं पर फोकस हो गई है, पूरी सरकार भी फोकस हो गई है, आप जैसे ट्रेनर भी महिलाओं पर फोकस हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात अभी आपने की, एक तो सशक्तिकरण की बात करें तो एक कन्नौज की रहने वाली काव्या सिंह, अकेली लड़की घर की, अकेले बस्ती भेजी जाती है ट्रेनिंग के लिए, तो एक तो सशक्तिकरण की बात यही हो गई। तो क्या इस तरह की बातें अब उन महिला प्रधान वार्ड मेंबर्स के साथ भी हो रही हैं कि वो जैसे आप उतनी दूर से अकेली आकर के यहाँ ट्रेनिंग अटेंड कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं, उनको भी अवसर मिलना शुरू हो चुका है? हम नहीं मानते कि पूरा बदलाव आ जाए क्योंकि बड़ा तबका है, लेकिन क्या इस तरह के बदलाव आने शुरू हो चुके हैं? अभी भी हम देखते हैं कि अब पहली बात तो सबसे पहले ये कि जहां भी हम जिस विभाग में जाते हैं सबसे ज्यादा महिलाओं को भी देखते हैं, और उसके बाद जब बात करें ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर की, क्योंकि जो पहले भागीदारी नहीं थी, आज हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं निकल के आ रही है, और इसके लिए कई तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जैसे अभी भी जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, ऑनलाइन प्रशिक्षण में भी हम देख रहे हैं महिलाओं को, और वो अपना काफी महिलाएं ऐसे हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। उनका कहना है कि अगर हम इलेक्शन में आए हैं या हम प्रधान बने हैं तो हमको अपना पद पता है, हमको अपना काम पता है कि हमको क्या करना है। आजकल आप देख रहे हैं कि काफी महिलाएं ऐसी, काफी ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो खुद से सब बैठ के कर रहे हैं और अपनी पंचायत को इतना बेहतर बना रहे हैं। उनका एग्जाम्पल हम और भी ग्राम प्रधानों को दे रहे हैं, जिससे कि वो उससे मोटिवेट हो और वो बहुत वो भी अपना आगे आए बढ़ के और अपनी भागीदारी निभाएं, और इस तरीके से अब हम बहुत परिवर्तन देख रहे हैं। तो क्या महिलाएं आगे आ रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं? बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं कि जो भी ग्राम प्रधान है, जो भी महिलाएं, वो अपने आप आ रही है, स्वतः आ रही है। तो जो ट्रेनिंग दे रही है उस ट्रेनिंग में भागीदारी कितनी है? उनके घर के पुरुष बैठ रहे हैं, महिलाएं नहीं? इस बार तो ज्यादातर महिलाएं देखने को मिल रही है। कुछ संख्या है वो भी बदलेगा, धीरे धीरे समय आते आते काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए, वो जरूरी भी है क्योंकि एक साथ हम बदलाव नहीं ला सकते हैं, और धीरे धीरे ही बदलाव की प्रक्रिया होती है। जो बिहेवियर चेंज होता है वो प्रक्रिया लंबी चलने वाली होती है। काव्या सिंह ने एक और पहल शुरू की थी रोजगार को लेकर के, महिलाओं को रोजगार को लेकर के, क्योंकि रोजगार महिलाओं का बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को सिर्फ चौके चूल्हे तक, अगर वो पढ़ी लिखी महिला कम है या गृहिणी है तो उनको चौके चूल्हे तक ही सीमित किया जाता है। लेकिन काव्या ने क्या किया, महिलाओं को आगे लाया, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं जिसका हम वैल्यू नहीं समझते हैं, ऐसे चीज़ों को आपने उसको रोजगार से जोड़ा, और गोबर जैसे चीज़ से आपने दिए बनाने का काम किया। तो ये सब संभव कैसे हुआ और महिलाएं इससे कैसे जुड़ी? सबसे पहले तो जब मैंने देखा कि गाय की गोबर, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, जिसको हम कहीं भी उठा के फेंक देते हैं, सड़कों पे पड़ा रहता है, तो क्यों ना, मुझे लगा इस पे कुछ काम किया जाए। तो मैं ऐसे ही एक दिन बैठी थी, मैंने फोन में देखा, काफी यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि क्या क्या हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली। फिर मैंने इस टॉपिक पे काम करना शुरू किया। तो जब मैंने महिलाओं से बात की, खासकर मैंने समूह की महिलाओं को जोड़ना शुरू किया, और मैंने जब उनसे बात की तो उनका सीधा बोलना ये था, पहले गाय का गोबर, इसको हम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा शुरुआत मैं करती हूँ, सपोर्ट आप करिए। तो मैंने फिर उसको पहले गोबर को अच्छे से सुखाया, मतलब फिर उसको पीसना शुरू किया। जब मैंने उनको कुछ दिए बना के दिखाए, मैंने गाय के दिए बनाए थे, तो उसको जब मैंने बनाना शुरू किया तो लोगों को लगा कि इससे मैं एक तरीके से रोजगार भी हमको मिलेगा, और फिर उनको लगा कि हाँ, गाय का गोबर पवित्र होता है, जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इस पे काम करना चाहेंगे। हाँ,
तो मैंने क्योंकि इसके बारे में जैसे ही जाना कि गाय के गोबर से हम इसका, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट पड़ा रहता है, लोग इसको यूं ही उठा के फेंक देते हैं, सड़कों पे देखते हैं हम ज़्यादातर, तो मुझे लगा मैं इस पर क्यों ना कुछ काम करूं। तो मैंने कुछ महिलाओं से चर्चा की, उनको बुलाया, बैठाया और उनसे बात की क्या हम इस पर कुछ कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि आप मुझे बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। अब तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब उसकी शुरुआत किया तो सबसे पहले कुछ दिए हम लोगों ने एक प्रयास करके देखा कि कैसे बनते हैं, क्या हो सकता है। तो उसके हम लोगों ने दिए बनाए, काफी अच्छे दिए बने, बहुत अच्छे दिए बने और उसमें काफी महिलाएं जुड़ी। जैसे कोई गोबर सुखा के फिर उसको पीस के उसको बनाना सांचे के द्वारा, तो काफी महिलाओं को लगा और उनको भी नई चीज लगी कि हम इतनी सारी चीजों को फेंक देते हैं उठा के, पर वो हमारे काम भी आ सकती है, ये हमको नहीं पता था कि गोबर को हम ये नहीं सोच सकते कभी हम इसका दिए का प्रयोग कर सकते हैं। हम चाइनीज दिए ले आते हैं, हम उसको जलाते हैं दिवाली पर, क्यों ना हम अपने ही यहाँ जो गोबर है गाय का, तो उसका हम प्रयोग करें और क्यों ना हम दिए बनाएं। इसके लिए अभी हम लोग आगे भी प्लान कर रहे हैं, अभी काफी दिवाली तक दिए बनाए गए हैं। अभी हम लोग प्लान और कर रहे हैं दो चीजों पे, एक तो हम डेकोरेशन के लिए प्लान कर रहे हैं कि गाय के गोबर से ही बनाया जाए, दूसरा हम राखी के लिए प्लान कर रहे हैं, रक्षाबंधन पे राखी का चल रहा है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं भी हमारी, उनको भी रोजगार मिल रहा है और वो भी नई नई चीजों को जान रही हैं, और जो चीजें खराब हमारी जा रही हैं, जिसको हम बेकार समझ रहे हैं, वो हमारे काम की है, वो हम भी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हमें उस पर जानना चाहिए। मित्रों, हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि काव्या सिंह जी कई मुद्दों पर काम कर रही हैं और हम फिर कभी मुलाकात में आपके और कार्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे और किस तरीके से आप वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, उस पर भी जानकारी देंगे। आज आपने चर्चा में, इस बातचीत में जाना कि काव्या जी ने कैसे शुरुआत की सोशल सेक्टर में, कैसे वो महिलाओं के पंचायतों में सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं, कैसे महिलाओं के स्वास्थ्य के सबसे अहम मुद्दे यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी स्वच्छता को लेकर काम कर रही हैं, कैसे उनसे रोजगार का जो मुद्दा है और वो भी जो लोकल रिसोर्सेज जिसको हम महत्व नहीं देते हैं, जीरो कास्टिंग जो बजट है गोबर, उस पर उसको लेकर के उन्होंने रोजगार से जोड़ा। तो ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कई सारे मुद्दों पर काम करता है। काव्या जी भी उन्हीं में से एक है और एक बड़ा नाम बनती जा रही है अपनी कार्यों के बदौलत, अपनी मुहिम के बदौलत। हम आपको अगली मुलाकात में इनके और कार्यों से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ थी काव्या सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, नेशनल ट्रेनर और सबसे बड़ी बात वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की मिसाल कन्नौज जनपद की रहने वाली। मैं हूं बृहस्पति पांडे, आप देख रहे थे गांव गाथा। फिर हम आगे भी ऐसे ही किसी एक सशक्त महिला से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।